आज हम लोग को पढ़ना है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। मतलब पिछली बार हम लोग ने प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में पढ़ा था कि प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या आता है, किस टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, जैसे बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, ठीक है, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन, ठीक। मतलब जो हम लोग ने पिछली बार पढ़ा था वो सिंपली था जैसे ये बैच प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से इस बार हम लोग को इसके आगे की प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में थोड़ा समझना है कि कंट्रोल कैसे करते हैं या कंट्रोल में कौन कौन से फीचर्स आते हैं कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है। इसको बस एक थ्योरी की तरह सुनिए कि ये किस तरीके से है, और एक बार आपने बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लिया कि ये प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल किस तरीके से ये अप्लाई होता है, तो जाहिर सी बात है हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि हाँ इसको याद करना पड़े या हमें रटना पड़े बैठ के। कुछ भी रटना नहीं, कुछ भी याद नहीं करना बैठ के, ना बुक को लेकर एकदम रट्टाफिकेशन करना, कुछ नहीं। सिर्फ आपको बैठ के बहुत आराम से सुनना है कि ये क्या चीज़ है, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल है क्या, ठीक है। बेसिकली कंट्रोल किस तरीके से की जाती है। तो इसके दो पार्ट है, हमारा एक प्रोडक्शन प्लानिंग है और दूसरा है प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या आता है, हमारा सबसे पहला फीचर होता है एस्टिमेशन का। सबसे पहला फीचर एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि हम देखो ये प्लानिंग है, याद रखना, इस प्लानिंग में हम सब कुछ प्लान करके चलते हैं, यानी कि पहले से हम पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हाँ रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, ये प्लानिंग का स्ट्रक्चर। और प्लानिंग में बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मार्केट रिसर्च चलती है, फिर उसकी डिजाइनिंग पे बात चलती है, फिर मार्केट में कैसे कैसे चीजें लोगों को पसंद है उस पर्टिकुलर बेसिस पे भी प्लानिंग करी जाती है। उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, यानी कि उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां देखी जाती हैं, जो बुराइयां होती हैं उस पर वर्क किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी प्लानिंग करते हैं और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं कि हमें कैसे करना है। तो ये एक छोटा सा चार्ट है, पाई चार्ट है, सिर्फ समझाने के लिए कि एस्टिमेशन क्या है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि लैंड, जो हमें एक पर्टिकुलर लैंड का एरिया लगेगा, तो उसमें ये डॉलर के रूप में दे रखा है कि $223 लगभग पड़ेगा। मतलब ये इसको आप रुपीज में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मशीनरी का कितना कॉस्ट आएगा, इसी तरीके से जो भी मान लो सीड है यहाँ पे दे रखा है, तो सीड का मतलब ये रिसोर्स हो गया, सोर्स हो गया कि हमें क्या क्या उसमें मैन्युफैक्चर करके या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कौन कौन से मटीरियल लगाने हैं या कौन कौन से सोर्सेज लगाने हैं, ठीक है। तो ये सीड में आ गया, तो ये इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो 96। अभी ये इन लैक्स है, ठीक है, इन लैक्स है। तो ये एक पर्टिकुलर हो गया समझने का कि मशीनरी क्या है। ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि लैंड, अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो उसमें इतना लैंड लगेगा, फिर उस पर्टिकुलर मशीनरी, उसमें एग्रीकल्चर करने वाले यानी कि हमें खेती करने के लिए इतनी मशीनरी एक्ट होगी, इतनी लगेगी, जिसका कॉस्ट $134 यानी कि 134 लाख के करीब आएगा। इसी तरीके से सीड यानी कि बीज हमें खरीदना होगा, इसी तरीके से फर्टिलाइजर हमें खरीदना होगा, इस तरीके से केमिकल्स खरीदने होंगे, और बाकी सब छोटे छोटे ये जो आपको देख रहे हैं ग्राफ, ये छोटे छोटे पार्ट है, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंटरेस्ट, लेबर चार्ज, ये सारे के सारे। अब तो ये सारी की सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे हम करेंगे, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे खेती का एग्जाम्पल दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि हमें गेहूं की बुआई करनी है, तो गेहूं की बुआई कहाँ करेंगे। सबसे पहले तो हमें उसके लिए एक लैंड चाहिए, ये प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट है। अब जब हमने लैंड यानी कि जमीन ले ली, तो उसके बाद आती है मशीनरी की। मशीनरी में उसमें अगर हमने बहुत बड़ा लैंड है तो अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए हमें कोई ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, जो उसमें अच्छे से पूरे सही तरीके से जुताई कर सके। फिर बीज भी इस पर्टिकुलर इस लैंड के मुताबिक उतनी बीज चाहिए, ठीक है। फिर इसी लैंड, जितनी आपकी जमीन है उसी के अनुसार आपका फर्टिलाइजर भी होना चाहिए, और उसी हिसाब से केमिकल का छिड़काव भी होता है, क्योंकि अब ये तो सब जानते हैं कि केमिकल का छिड़काव उसमें मतलब कीटनाशक टाइप के जो उसमें कीड़े लग जाते हैं, या उड़ने वाला कीड़ा आके उस पर चिपक जाते हैं, या जमीन से उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो इन सारी चीजों को बचाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। और बाकी सब ये मिसलेनियस है, कि ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं जो हमें करना। तो मोटा मोटा ये समझना है कि ये सारी चीज प्लानिंग का हिस्सा है। पहले सब कुछ हम ये कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे, यानी कि हम ये सिर्फ और सिर्फ बैठ के सोचने वाली चीजें हैं। जब ये सब सोच लेंगे, सारा हिसाब निकाल लेंगे, फिर अब हम फिजिकल रूप में सामने आएंगे उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा एस्टिमेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा राउटिंग का, ठीक है, यानी कि एस्टिमेशन हो गया हमारा,
अब आता है राउटिंग। ठीक है, राउटिंग क्या कहता है? राउटिंग का मतलब आप इस समझिए रूट। ठीक है, रूट का मतलब होता है कि किसी एक रास्ते पे चलना। ठीक है, रास्ता बताना। तो जैसे इस एग्जांपल में दिया है कि यहां से मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, सब कुछ यहां पे हमारी प्लान होगी, और ये जो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी दे रखा है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मशीनरी, अलग अलग सिस्टम होगा। ठीक है, तो कौन सा काम किस मशीनरी पे होना चाहिए, ये पहले से ही प्लानिंग में कर ली जाती है। ठीक है, ये पूरा प्लानिंग एस्टिमेशन में कर लिया जाता है कि कौन सा प्रोसेस ए में जाएगा, कौन सा प्रोसेस बी में जाएगा, और कौन सा स्ट्रक्चर प्रोसेस सी में जाएगा। ये पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है। तो ये होता है राउटिंग। पहले से डिसाइड कर लेना कि इस वाले प्रोसेस में मशीनरी 1, 2, 3 पे काम होगा, इस वाले प्रोसेस पे उसके बाद वाला काम होगा, इस वाले प्रोसेस पे इसके बाद वाला काम होगा। तो ये पहले से ही प्लानिंग करके रखी जाती है। तो ये होता है राउटिंग, कि पहले से उसका रास्ता बता देना, यानी कि डायरेक्शन बता देना कि भाई हमें जब प्रोडक्ट थोड़ा सा काम करके निकलेगा तो उसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो सबसे पहला प्रोसेस ए में है, फिर उसके बाद बी में है, फिर उसके बाद सी में है। तो ये होता है राउटिंग, यानी कि बताना, पहले से शेड्यूल कर देना कि कहां पे सामान जाएगा, कैसे जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का सीधा मतलब होता है, शेड्यूलिंग का सीधा मतलब है कि हम जितनी भी, जैसे हमने एस्टिमेशन और राउटिंग ये सब करी, तो ये हमने बना लिया कि ये रूल नंबर 1, ये हमारा रूल नंबर 2 आ गया, ये रूल नंबर 3 आ गया। मतलब इतने सारे प्रोसेस होने हैं। जैसे मान लो ये हमारे प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस पहले प्रोसेस को करने के लिए, यानी कि पूरा प्रोसेस हो जाने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो होता है शेड्यूलिंग में, कि हम पहले से उसके बारे में पता कर लेते हैं कि इतना ही टाइम लगना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैरी करने के लिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसी तरीके से इसमें भी कितना टाइम लगेगा, इसी तरीके से इसमें कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम के अनुसार उसके आगे का प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इस चीज में हमारा जो टाइम लगेगा वो मान लो हमने कहा 30 दिन लगेगा। ठीक है, तो 30 डेज के अनुसार ही उसके आगे का प्रोसेस किया जाता है, उसके आगे की चीजों को पूरा उसकी प्लानिंग बनाई जाती है, यानी कि उसके बाद डिस्पैच किया जाता है, और जहां पे उसको डिलीवर करना होता है हम ये बता सकते हैं कि भाई 30 दिन लगेंगे आपके माल को पहुंचने में। तो ये होता है पूरा शेड्यूलिंग में, कि शेड्यूल कर दिया जाता है कि सर इतना टाइम लगना है, पहले प्रोसेस में इतना टाइम, दूसरे प्रोसेस में इतना टाइम, और तीसरे प्रोसेस में इतना टाइम। ठीक है, जैसे टाइम टेबल हम कॉलेज स्कूलों में जाते हैं, जैसे टाइम टेबल होता है ना, तो ऐसे ही शेड्यूल होता है कि पहले पीरियड में ये, दूसरे पीरियड में ये, तीसरे पीरियड में ये, चौथे पीरियड में ये। तो इसी तरीके से पहला प्रोसेस ये इतने ड्यूरेशन का होगा, फिर दूसरा प्रोसेस इतने ड्यूरेशन का होगा, तीसरा प्रोसेस इतने ड्यूरेशन का होगा। तो ये सारा का सारा शेड्यूलिंग में आता है। ठीक, तो ये तो हमारा शेड्यूलिंग हो गया। उसके बाद आती है लोडिंग। तो जब हमारा शेड्यूलिंग हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि 30 डेज के अंदर, यानी कि टाइम हमारा 30 डेज के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब जब काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या बचता है, हमारा पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब क्या बचा, लोडिंग का मतलब हमें उस सामान को अब डिस्पैच करना है, अब यानी कि अब धीरे धीरे उसको अपने इस पूरे यार्ड में लोड कराना है। ठीक है, ताकि जब भी उसकी डिलीवरी का टाइम होगा, यहां से हम सामान निकालेंगे और उसको लोड कर देंगे ट्रक में, और जहां भी डिलीवरी करनी है उसको दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है लोडिंग का काम। ये सारा का सारा प्लानिंग में आता है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें प्लानिंग में है। ये करना जब हम किसी बड़ी चीज को बना रहे हैं, या बड़ी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी काम करना मतलब आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करना, आप अपने मैन पावर को वेस्ट करना, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करना, आप अपने रॉ मटेरियल को वेस्ट करना, सब कुछ वेस्ट करना, और बन के प्रोडक्ट क्या निकलेगा किसी को पता नहीं। तो इसलिए पहले से ही ये सारी की सारी चीजों को मेंशन कर दिया जाता है, इनकी प्लानिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंट्रोल। अब प्रोडक्शन कंट्रोल क्या कहता है, यहां पे तो प्लानिंग हुई, अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग सब हो रहा होगा बीच में, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यहां लोडिंग हो गई। ठीक है, कंट्रोल क्या कहता है, कंट्रोल का मतलब होता है कि हमें काबू में रखनी है, और किसको रखना है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखना है।
कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे प्रोडक्शन को तो ये वही रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल होगा, इंजीनियरिंग गलत लगेगी, उसमें डायमेंशन गलत लगेंगे, उसमें लगने वाली मैनुअल पावर है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसका कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई चीज पता है, जैसे मान लीजिए हमें गाड़ी चलानी आती है, तो गाड़ी चलाना सबको आती है, मोस्ट ऑफ द पीपल को गाड़ी चलाना आता है, पर सही से यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कंट्रोल करके गाड़ी चलाना ये कम लोगों को आता है। तो कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चलाना नहीं, प्रोडक्शन करना नहीं, प्रोडक्शन का कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसमें सबसे पहला आता है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग का मतलब होता है कि हमने जब ये चीजें बना ली, ठीक है, तो जब हमने चीजें ये बना ली, बनाने के बाद अब हमें उनको रिस्पेक्टिव एरिया में पहुंचाना भी तो है कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पे वो चीजें पहुंच जाएं और अपना पर्टिकुलर काम कर पाए। यानी कि जो भी हमने चीजें यहां पर बनाई, ठीक है, इस प्लानिंग में जो भी मैन्युफैक्चर करी, अब उनको उनके रूट तक पहुंचाना है, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो वो होता है डिस्पैचिंग में। डिस्पैचिंग में पूरा एक लोकेशन बता दी जाती है कि भाई देखिए ये लोकेशन है, यहां पर ये ट्रक आएगा और यहां तक पहुंचा देगा, ये लोकेशन है, यहां पे ट्रक आएगा, अपना सामान अनलोड करेगा और आगे चल देगा, ये रहा हमारा नेक्स्ट वाला। तो यहां पे अपने लोकेशन पे पहुंचेगा और डिस्पैच कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डिस्पैचिंग का, यानी कि हमें बता दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर सामान इस फलानी जगह पे जाना है, ये सामान उस नेक्स्ट वाले सिटी में जाना है। तो ये पूरा डिस्पैचिंग का एरिया होता है कि कहां पे हमें डिस्पैच करना है, ठीक है। अब बात आती है दूसरी, एक्सपीडिटिंग की। अच्छा, एक्सपीडिटिंग क्या होती है? एक्सपीडिटिंग का मतलब होता है कि हम किस तरीके का सामान बना रहे। पहली बात इसको समझिएगा, एक्सपीडिटिंग क्योंकि थोड़ा सा नया वर्ड है और सब लोग ने सुना भी होगा। ये एक तरीका होता है हमें ये समझने का कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट तो है, ट्रक हमारे पास बहुत सारे, पर किस ट्रक पे कौन सा सामान जाना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, या मान लीजिए हम कोई बड़े से सीवर पाइप बना रहे हैं, या मान लीजिए हम गाड़ियां कार बना रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं कि इन सब के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि अलग अलग ट्रक बनाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर, सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, या साइलेंट ट्रांसफार्मर हो गया, तो उसके लिए लोडिंग का ट्रक अलग आता है। अगर हम कार बना रहे हैं तो कार के लिए कंटेनर आते हैं। तो ये होता है एक्सपीडिटिंग। एक्सपीडिटिंग का मतलब हो गया हमें ये समझना है कि हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके अनुसार हमें ट्रक कौन सा चाहिए, ट्रक या ट्रांसपोर्टेशन हमें कौन सी चाहिए, किस तरीके का ट्रांसपोर्ट हमें जरूरत पड़ेगी उस पार्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा ट्रांसपोर्ट ट्रक है। अगर छोटा सामान होगा, छोटा सामान है तो जाहिर सी बात है छोटे ट्रक में ट्रैवल कर जाएगा। कार या बस या ट्रक या टैंक, जितना बड़ा सामान है तो उसके लिए अलग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो किसी ट्रांसपोर्ट को एक्वायर करना, समझना कि कौन सा ट्रांसपोर्ट चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसको बोलते हैं एक्सपीडिटिंग। ठीक, समझ में आ गया होगा कि एक्सपीडिटिंग किसे बोलते हैं, ठीक है। अब आता है इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन किसे कहते हैं। अगर हम इंस्पेक्शन की बात करें, ठीक है, तो इंस्पेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंस्पेक्शन जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्शन का। जब तक हम इंस्पेक्ट नहीं करते, यानी कि हम जब तक जांचते नहीं हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो सही है कि गलत है, तब तक हम उसको मार्केट में नहीं निकाल सकते। क्योंकि विदाउट इंस्पेक्शन, अगर हमने इंस्पेक्ट नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। मतलब आप ये समझो, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब से आया, 1760 से 1840 या 20 के बीच का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 से 1840 के बीच का है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान हमने ये जाना कि हम मैकेनिकल वर्क कैसे करें, हम चीज़ों को यूज़ कैसे करें, या मैकेनिकल प्रोडक्ट्स बने जिससे हमारा मैनुअल लेबर कम हो सके। हम स्क्रू ड्राइवर और प्लास का इस्तेमाल करते हैं, प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि उससे हमारा मैनुअल लेबर कम होता है। हम लीवर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? उससे हमारा मैनुअल लेबर कम होता है। हम उसी जमाने में भाप इंजन की भी तैयारी हुई, उसी दौरान इंडस्ट्री का बहुत बड़े पैमाने पे सेटअप किया गया। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जहां पर हमने ये सीख लिया कि हम अपने मैनुअल लेबर को कम कैसे कर सकते हैं, और हीट से यानी कि आग से एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख लिया हमने। भाप से यानी कि पानी को उबाल के जो भाप निकल रहा है उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर लिया, उससे हम एनर्जी कर सकते हैं। दूसरा हमने जैसे मान लो साइकिल है, साइकिल के पीछे हमने कुछ लगा दी, चक्की लगा दी, तो हम उस पर्टिकुलर मोशन को इस्तेमाल करके हम कुछ एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं, ये तरीके थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो जब ये बनने लगा तो उस टाइम पर प्रोडक्शन बहुत तेजी से होने लगा और लोग सामान भी खरीदने लगे। लेकिन होता क्या था कि लोग सामान खरीद रहे हैं, बीच में ब्रेकडाउन हो गया, खराब हो गया, तो वो सामान वापस चला गया कंपनी के पास। इसमें क्या होता है? कंपनी के नाम खराब होता है। जब कंपनी का नाम खराब होता है तो कंपनी सीधे कहती है कि हाँ, या तो हमारा रॉ मटेरियल खराब है, ठीक है, या हमारे जो इंजीनियर हैं उनकी डिजाइन खराब है, ठीक है, या रॉ मटेरियल खराब है, ठीक, या मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट है, तो अगर ये सारी चीजों में डिफेक्ट नहीं है तो फिर कहां डिफेक्ट है? और हम इनको रॉ मटेरियल सही हो या इंजीनियरिंग सही लगी हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सही हो, हम ये कैसे पहचानेंगे? तो उसका सीधा जोर दिया गया इंस्पेक्शन पे। और इंस्पेक्शन का मतलब है कि हम जब भी रॉ मटेरियल चूज करें उसको सबसे पहले क्या करें? इंस्पेक्शन करें कि वो रॉ मटेरियल हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है कि नहीं है, ठीक। हम जब इंजीनियरिंग लगाएं, यानी कि इंजीनियरिंग लगाने के लिए हमारे पास दिमाग होना चाहिए कि उसमें जो डिजाइन बनेगी, जो मार्केट में चीजें चल रही हैं उसके अनुसार वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें भी हम इंस्पेक्शन करें। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग में भी इंस्पेक्शन लगेगा। जब प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि अब ये प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है, इस फाइनल प्रोडक्ट की भी इंस्पेक्शन है। अब आप समझ रहे हो कि ये कितने वास्ट तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है। इसीलिए एक प्रोडक्शन मैनेजर रखा जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो हर लेवल पे इन सारी चीजों को देखता है कि रॉ मटेरियल सही आया कि नहीं आया, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अनुसार आया कि नहीं आया, इंजीनियरिंग डिजाइन या इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स उसके अंदर एक्ट लगे हैं कि नहीं लगे अच्छे से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीनरी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है उसमें कोई फॉल्टी मशीनरी आ गई है जिसको सही तरीके से काम करना था। मान लो लेथ मशीन है और लेथ मशीन सही से वो काम प्रोड्यूस कर पा रही कि नहीं कर पा रही है, मिलीमीटर्स में हमें काम करना है पर वो मिलीमीटर में नहीं दे पा रही है, मशीनरी में कोई फॉल्ट आ गया है, वो ब्रेकडाउन हो गई है, उसके कारण से हमारे प्रोडक्ट में खराबी आ रही है, उसका इंस्पेक्शन। फिर जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है उसका इंस्पेक्शन। तो ये इंस्पेक्शन एक ऐसा पार्ट है जो इंडस्ट्री के लिए आप ये समझो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कंपनी के पास क्या है? कंपनी का नाम। कंपनी का नाम इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने नाम को खराब करने के लिए इस इंस्पेक्शन पार्ट पे जितना पैसा खर्च कर सकती हैं वो खर्च करती हैं, क्योंकि एक बार नाम जब बन जाता है तो आदमी फिर नाम से ही उस प्रोडक्ट को खरीदता है। इसीलिए हर कंपनी को पता है कि हमें स्टार्टिंग में पैसा खर्च करना है, लेकिन अपना नाम कमाना है और उस नाम को मेंटेन रखना है। जब हम एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, ऊंचाई पे पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊंचाई पे मेंटेन रहना, यानी कि हमने कोई इंपॉर्टेंस हासिल कर ली या हम किसी एक अलग लेवल पे चले गए, तो उस अलग लेवल पे जाने का मतलब ये नहीं कि हमने बस ऊंचाइयां छू ली। उस ऊंचाइयों पे टिके रहना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको ढकेल के कोई नया आ जाएगा, आपको उसको ढकेल के कोई नया आ जाएगा, पर उस ऊंचाई पे बने रहना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ये सारी की सारी प्लानिंग, ये पूरा डिस्पैचिंग, एक्सपेडिटिंग, इंस्पेक्शन पूरा किया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है इवैल्यूएटिंग। अब इवैल्यूएटिंग क्यों होता है? इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो भी हमने काम किया, जैसा भी हमने काम किया, उसके बारे में समझना कि हमसे गलती क्या हुई। ठीक है, गलती कहां पर? मान लो एस्टिमेशन में हमसे गलती हो गई, ठीक, मान लो
हमसे इंस्पेक्शन में गलती, ये डिस्पैचिंग में गलती हो गई, ठीक, मान लो हमसे डिस्पैचिंग में गलती हो गई, मान लो एक्सपीडिटिंग में गलती हो गई, या इंस्पेक्शन में कोई गलती हो गई। इतनी सारी जब गलतियां हमने देख ली, तब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि उसको हम देखते हैं कि हमसे गलती किस प्रोसेस में हुई है, कहां कहां पे हमसे गलतियां हुई हैं। उन गलतियों को इवैल्यूएट करने, यानी कि जांचना, उसके बारे में समझना कि वो गलती हुई किसके कारण से, क्यों हो गई गलती, ठीक। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है इवैल्यूएटिंग। जब इवैल्यूएशन हम कर लेते हैं, यानी कि जांच लेते हैं कि इन इन कारणों से गलती हुई है, कारण पता करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कारण, अगर कारण हमें पता नहीं होगा किसी भी चीज का, तो जाहिर सी बात है हम उसको फुलफिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि गलती कोई इंसान कर तो देता है, गलती हो गई, रॉ मटेरियल गलत आ गया, मैन्युफैक्चरिंग गलत हो गई, प्रोडक्शन गलत हो गया, मशीनरी खराब हो गई, गलती हो गई, लेकिन गलती किन कारणों से हुई, वो कारण जानना इंपॉर्टेंट होता है, वो सोर्स जानना इंपॉर्टेंट होता है कि वो गलती क्यों हुई। तो उसी लिए ये इवैल्यूएशन किया जाता है। हमारे प्रोडक्शन में कुछ कमी आ रही है, हमारे सेल्स में कमी आ रही है, हमने सामान बना के बाहर बेच तो दिया, मार्केट में चला गया, पर हमारा मार्केट में सामान नहीं खरीद रहा कोई, उसका इवैल्यूएशन करना कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। तो उसके बाद तुरंत इवैल्यूएशन, मान लो नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो हम फिर से मार्केट रिसर्च पे चले जाते हैं। हम किस पे चले जाते हैं? मार्केट रिसर्च पे, ठीक है। हम फिर से मार्केट रिसर्च करने लगते हैं कि पब्लिक को क्यों पसंद नहीं आया, क्या कारण है ऐसा ना पसंद होने का, ठीक है। हम फिर से उस पर चले जाते हैं। तो ये हमारा है। और जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं, जब ये सारी चीजें हमसे हो जाती हैं, उसके बाद हमारा आता है करेक्शन एक्शन। करेक्शन एक्शन का मतलब होता है कि जो हमने गलतियां इस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन में या इवैल्यूएटिंग में निकाली थी, इसमें निकाली थी, ठीक है, जो भी हमसे गलतियां निकली या कारण हमें पता लगा, हम उसको यहां पे करेक्शन करते हैं, यानी कि करेक्ट करते हैं। यानी कि जो नया लॉट बनेगा, जो नया प्रोडक्शन होगा, उसमें हम इस करेक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कि उसमें हम नए प्रोडक्शन में इन सारी चीजों को मेंटेन करेंगे कि हाँ, हमसे वो गलती ना हो पाए। हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें गलती हो गई, अब हम दूसरा सही लेवल वाला रॉ मटेरियल खरीदेंगे। मशीनरी में कोई ब्रेकडाउन हो गया था, तो मशीनरी हमारी कहां पे खराब हुई, किस कारण से खराब हुई, उसमें ऑयल की कमी थी, या उसके कुछ चेन टूट गई थी, या उसमें ल्यूब्रिकेशन नहीं था, क्या चीज नहीं थी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सही करके फिर से उस मशीनरी को चालू करेंगे। फाइनल इंस्पेक्शन हुआ, उसको इवैल्यूएट किया, तो हमने उसको पता किया कि उसमें कहाँ कहाँ फॉल्ट आ रहा है, क्या वो आउटपुट दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। मान लो हमने कोई बल्ब बनाया, वो बल्ब 10 मिनट चला, उसके बाद ऑफ हो गया, तो उसके अंदर का जो फिलामेंट है वो सही है कि खराब है, उसका मटेरियल कैसा है, वो हमारे पास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उन सारी चीजों को, जो भी गलतियां हो चुकी हैं, ये लगातार इवैल्यूएशन होता रहता है। और उस इवैल्यूएशन का नेक्स्ट स्टेप होता है उसको सही करना, क्योंकि अगर हम सही नहीं करेंगे तो फिर हमारे किसी भी ये सारे स्टेप को करने का, इनको करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमारा प्रोडक्ट हमने बस निकाला, मार्केट में पहुंचा दिया, हमसे क्या मतलब, होता रहे, बिकता रहे, बिके बिके, ना बिके ना बिके। तो अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो भी हमारे लिए बहुत गलत है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्शन एक्शन है, ठीक। ये हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल था कि किस तरीके से होता है। अब ये मैंने आपको पहले हम बता चुके हैं कि रॉ प्लानिंग जो होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोक्योरमेंट हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी सामान को खरीदने का एक पूरा प्लानिंग होती है कि हम कैसे एक्वायर करेंगे रॉ मटेरियल को। और उसमें भी जैसे बड़े शब्दों में बताएं तो टेंडर निकलता है। अगर हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत टनों में हमें ट्रक भर के रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए हम टेंडर निकालते हैं। जहां कहीं से भी हमारे पास सही बिडिंग आती है, हम वहां से रॉ मटेरियल को खरीद लेते हैं। तो ये प्रोक्योरमेंट हो जाता है। कंपोनेंट एंड स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। द राइट क्वांटिटीज एंड द स्पेसिफिकेशन एट द राइट टाइम फ्रॉम द राइट सोर्स एट द राइट प्लेस। हर चीज करेक्ट होनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने इतना राइट कर रखा है कि हर चीज करेक्ट होनी चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए, राइट सोर्स होना चाहिए, यानी कि सही हमारा सोर्स होना चाहिए। दूसरा, सही जगह से आना चाहिए, ठीक है, सही जगह से हमारा जो होगा वो आएगा, ठीक। उसके बाद हमारा आता है परचेजिंग, स्टोरेज, इन्वेंट्री कंट्रोल,
standardization, variety reduction, value analysis and inspection are the other activities associated with the material. Material के साथ इतनी सारी चीजें होती हैं. Importantly अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये standardization ये तो important part हो जाता है material का. दूसरा value analysis, वैल्यू एनालाइज करी जाती है कि वो सही हमने सामान खरीदा है, वो सही दाम पे खरीदा है कि नहीं खरीदा, ऐसा तो नहीं महंगा खरीद लिया हो. तो ये वैल्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल. जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री कंट्रोल इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हमने लिया ट्रक भर भर के सामान अपने यहाँ स्टोर करा लिया. इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण मैंने आपको बताया था कि हमारा वो लॉस हो जाता है. अगर वो खराब हो गया तो वो हमारे लिए लॉस हो गया. तो उस लॉस को हम क्यों बेयर करें सिर्फ जबरदस्ती अपने यहाँ सामान भर के? बिल्कुल नहीं. क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब है, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे इनफ्लो है, दिस इज इनफ्लो एंड दिस इज आउटफ्लो. ठीक है. तो अगर इनफ्लो और आउटफ्लो है, यहां पे बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और बैलेंस किस चीज का? बैलेंस है हमारा इन्वेंट्री का. ठीक है. बैलेंस इन्वेंट्री का. यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये इनफ्लो है, आउटफ्लो है, यानी कि आउटफ्लो मतलब प्रोडक्ट हमारा बन गया. यहां पे बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम उतना ही सामान खरीदें जितना हमें सामान चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि हमने सामान यूज हो गया और अब हम खाली बैठे हैं. तो ये बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज हमें चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए. ठीक है. इसके बाद राउटिंग का हम आपको पहले समझा ही चुके हैं कि राउटिंग में क्या है कि ये मैन्युफैक्चरिंग हब है. ठीक है. और उसमें से हम ये बता देते हैं कि ये प्रोसेस ए में जाएगा. ठीक है. ये प्रोसेस बी में जाएगा. ठीक. और ये हमारा प्रोसेस सी में जाएगा. तो ये हमारे अलग अलग प्रोसेस हैं जिसमें हम ये बता देते हैं कि हाँ भाई इतने इतने प्रोसेस में ये यहां पर हमारे पास चीजें जाएंगी. ठीक. ये मैन्युफैक्चरिंग है, यहां पे पहले उसका मटेरियल देखा गया, फिर ये प्रोसेस 1, प्रोसेस बी और ये प्रोसेस हमारा सी. ठीक. तो प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस बी और प्रोसेस बी के बाद प्रोसेस सी. तो ये हमारा अपना तरीका है इस तरीके से समझने का कि ये प्रोसेस हमारे इस तरीके से काम करते हैं. ठीक है. तो इसे बोलते हैं राउटिंग, कि कौन सा कहां पे सामान जाना है और किस किस तरीके से सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ठीक. काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इट इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द चेन ऑफ ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट इन द प्रोडक्शन लाइन टू कंप्लीट द असेंबलिंग ऑफ द गारमेंट्स. गारमेंट्स का मतलब कुछ भी आप. ठीक है. अब इसके ये तो हमारा राउटिंग हो गया. इसके बाद आता है हमारा लोडिंग. लोडिंग का मतलब है कि पर्टिकुलर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है उस फाइनल प्रोडक्ट को अब हमें लोडिंग करनी है, यानी कि जहां पे भी उसको डिस्पैच करना है, जहां पे भी उसको लेके जाना है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोडिंग बोलते हैं. इसमें भी शेड्यूलिंग एक्ट करता है. जैसे कि लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द शेड्यूल्ड प्रोसेस इनटू प्रैक्टिकल वर्क. ठीक है. शेड्यूल्ड. अब ये शेड्यूल्ड होता है, पहले से पता होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हमें सामान लेके जाना है. तो यहां पर इस मैन्युफैक्चरिंग हब से सामान जाएगा. ठीक है. किस डेट में जाएगा ये भी हमारे पास शेड्यूल्ड होता है. तो ये हमारा लोडिंग है. ठीक. नाउ 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लोडिंग आर फैसिलिटी लोडिंग एंड मशीन लोडिंग. अब फैसिलिटी सिंपल है. मशीन लोडिंग का मतलब है कि हम उसको मशीन के द्वारा या मशीनरी जो होती है उसके द्वारा हम कहीं पे इन्वेंट्री में उसको लोड कर देते हैं, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे इसको हम सामान को अपनी फैक्ट्री से निकालते रहते हैं, यानी कि वो आगे बढ़ता रहता है. ठीक. तो ये हमारा लोडिंग का पार्ट था. अब हम बात करते हैं शेड्यूलिंग की. शेड्यूलिंग मैंने आपको बताया था. शेड्यूलिंग का मतलब जहां पे वो घड़ी वाला वो सब बना था, एक कैलेंडर बना था. तो इसका मतलब है कि हम हर चीज को शेड्यूल करके रखते हैं कि हमारे पास प्रोसेस ए है. ठीक है. हमारे पास प्रोसेस बी है और हमारे पास प्रोसेस सी है. तो शेड्यूलिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें कितना टाइम लगना चाहिए. ठीक. इसमें कितना टाइम लगना चाहिए और इसमें कितना टाइम लगना चाहिए.
तो ये होता है शेड्यूलिंग, यानी कि इट इन्वॉल्व स्टैंडर्डाइजिंग एंड प्रायोरिटीज फॉर ईच वर्क एंड डिटरमाइनिंग द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस और ऑपरेशन। याद रखना, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम। तो इसीलिए हमने कहा कि यहां पे कितना टाइम चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि एक कोई एग्जांपल हम ले लिया था कि उसमें 30 दिन लगते हैं, उसमें 30 डेज लगते हैं, तो 30 डेज में वो स्टार्ट भी होगा और 30 डेज के अंदर वो खत्म भी हो जाएगा। तो ये पूरा टाइम है, यानी कि इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग, ठीक है। इट गिव्स अ टाइम टेबल फॉर प्रोडक्शन रिप्रेजेंटिंग द टोटल टाइम पीरियड एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम। यानी कि ये पूरा एक टाइम टेबल की तरह एक्ट करता है, ये पूरा एक टाइम टेबल है, ठीक, जो उस पूरे प्रोसेस का ब्यौरा देता है कि इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, और फिर यहां से बन के हमारा फाइनल प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा शेड्यूलिंग है। इसके बाद आती है हमारी शेड्यूलिंग के बाद डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग मैंने आपको समझाया था, ठीक, ये पार्ट होता है, दिस इज कनेक्टेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग फंक्शंस। यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि ये शेड्यूलिंग चार्ट्स पे डिपेंड करता है। जो डिस्पैचिंग होता है ये शेड्यूलिंग चार्ट्स पे डिपेंड करता है। हमारे पास कोई भी ट्रक है, वो इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचाना है, ये इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, यहां पे इसको पहुंचाना है, तो जाहिर सी बात है ये शेड्यूलिंग चार्ट की मदद लेगा, यानी कि ये इस शेड्यूलिंग चार्ट का हेल्प लेगा कि इसको कितने दिन बाद या किस तारीख में यहां तक पहुंचाना है। ये शेड्यूलिंग चार्ट के अनुसार हमें पता लगेगा, और तब ये जाके हमारा कहलाएगा डिस्पैचिंग, ठीक है, तब इसको बोलते हैं डिस्पैचिंग। ये पर्टिकुलर बिल्डिंग के पास हमें पहुंचाना है सामान, शेड्यूलिंग चार्ट हमने देखा और राउटिंग शीट हमने देखी, ठीक है। इसमें राउटिंग शीट और शेड्यूलिंग चार्ट हमें दोनों की जरूरत पड़ती है कि कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा और किस प्रोसेस से वो होके गुजरा है और कहां पे उसको पहुंचाना है। तो दिस इज द डिस्पैचिंग प्रोसेस, ठीक है। इट गिव्स नेसेसरी अथॉरिटी टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर वर्क व्हिच हैज ऑलरेडी प्लान्ड अंडर राउटिंग एंड शेड्यूलिंग फंक्शंस, ठीक। ये हमारा पूरा शेड्यूलिंग है, सॉरी डिस्पैचिंग है, ठीक है। इंस्पेक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंस्पेक्शन क्या होता है। इंस्पेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था तो सामान बनने लगा, सामान बनने के बाद प्रोडक्ट मार्केट में आने भी लगा। जब प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और इस्तेमाल करने के बाद उनको प्रोडक्ट खराब भी हो जा रहा है, कंपनी उसको वापस भी ले रही है, उसको ठीक करके वापस भी दे रही है, पर इसमें नाम खराब होता है कंपनी का। जब लोगों के पास ऑप्शंस आ जाते हैं ना कि हमारे पास ऑप्शन आ गया कंपनी 1 का, हमारे पास ऑप्शन आ गया कंपनी 2 का, हमारे पास ऑप्शन आ गया कंपनी 3 का, ऑप्शन आ गया कंपनी 4 का। अब 4 कंपनियां हैं जो एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं। तो अगर हमें इन चारों को देखना है, ठीक है, अगर हमें इन चारों को देखना है तो जाहिर सी बात है ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसका सामान लेंगे। अगर मान लो इसका प्रोडक्ट हमने पहली बार खरीदा और खराब हो गया, हम इसकी तरफ कभी जाएंगे ही नहीं। हमने इसका सामान भी लिया, ये भी खराब हो गया, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। हमने इसका सामान लिया, ये भी खराब हो गया, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो हमने इस वाले को अप्लाई किया, तो जो इन सब से ज्यादा अच्छा चल रहा है तो हम क्या करेंगे, अब आने वाले टाइम में इसी का प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमने पूरा भरोसा दे दिया, और पूरा भरोसा देने के लिए वो सारी चीजें कंपनी फॉलो कर रही है एक भरोसा बनाने के लिए। तो भरोसा कहां से बनता है, इंस्पेक्शन से। जब कस्टमर के पास जाने से पहले ही उसको इंस्पेक्ट कर लिया जाए, उसके ऊपर जांच कर ली जाए कि हाँ ये कस्टमर जब उसको यूज करने लगेगा तो ऐसा ना हो कि वो फॉल्टी हो या खराब निकल जाए, तो वहां पर उसके लिए इंस्पेक्शन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस फंक्शन इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी इन प्रोडक्शन एंड ऑफ इवैल्यूएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस मेथड्स एंड लेबर सो दैट इंप्रूवमेंट कैन बी मेड टू अचीव द क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट बाय द प्रोडक्ट डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर इंस्पेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो हम जो प्रोडक्ट डिजाइन बनी है, जो कस्टमर चाहता है, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन कस्टमर के अनुसार ही बनती है, तो कस्टमर जो चीज चाहेगा उसके अनुसार बन रही है, एकदम जो वो क्वालिटीज चाह रहा था वो सारी क्वालिटीज फुलफिल हो रही हैं, तो इंस्पेक्शन हमारा फुल है।
अब वो जब मार्केट में जाएगा, कस्टमर उसको खरीदेगा, उससे खरीद के खुश हो जाएगा, एकदम बढ़िया अपने घर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हो जाती है क्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्वालिटी। जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो आपके पास पहली चीज बताई जाती है वो होता है प्राइस, कि कितने प्राइस का है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसके स्पेसिफिकेशन बताए जाते हैं कि सर इस प्रोडक्ट में ये अच्छाइयां हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, इस तरीके से हैं। आप उसको क्या करते हो, बाय कर लेते हो, आप उसको खरीद लेते हो। ठीक है, जब आप घर पे लेके आते हो तो अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, कितने का था आप भूल जाते हो। ठीक है, आप स्पेसिफिकेशन क्या था आप वो भी याद नहीं रखते, आप सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखते हैं, उसकी क्वालिटी। अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो आप उसका प्राइस कभी याद नहीं रखेंगे, आप उसके स्पेसिफिकेशन याद नहीं रखेंगे, आप उसकी क्वालिटी याद रखेंगे कि वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और क्वालिटी तभी आती है जब हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये तो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल का था पार्ट। ठीक है, जहां तक मुझे याद है आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल में। वो प्लानिंग का पार्ट था। ठीक है, अब प्रोडक्शन कंट्रोल की बात आती है। प्रोडक्शन कंट्रोल हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, टू इंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, टू ensure maximum utilization of available resources, thereby achieving lesser cost of production। इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम हो, क्योंकि तभी तो हमारा फायदा होगा। हम ज्यादा से ज्यादा उसमें पैसा लगा देंगे तो हमारा फायदा है, और हमने उसको कम दाम में बेचेंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा। तो इसलिए हमारे पास मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, किसका? अवेलेबल रिसोर्सेज का। ये कंट्रोल का काम है। ठीक है, अब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक लगाते हैं कहीं पे भी, जहां पे भी आपके सामने कोई हिंड्रेंस आ जाती है, कोई आदमी आ जाता है, कोई गाय आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो आप उसमें तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि आपने क्या किया, आपने अपनी स्पीड को कंट्रोल किया। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना। और सही तरीके से इस्तेमाल तभी होता है जब हम उसको सही तरीके से जानते हैं कि कहां कहां उसकी डिजाइन क्रिएट करी जा सकती है, उस पर्टिकुलर मटेरियल को लेकर कहां कहां से काटा जाता है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज 10 बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जितना ज्यादा हम रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर चीज से ज्यादा चीजें बना सकते हैं। वहीं पर अगर हम डिजाइन गलत करी है, या हमने इंजीनियरिंग गलत उसमें रखी है, या मैन्युफैक्चरिंग गलत हो रही है, तो हमें रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ज्यादा इस्तेमाल का मतलब, ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल करने का मतलब कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, टू अंडरटेक द बेस्ट एंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन पॉलिसीज। हमारे प्रोडक्शन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना। इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का मतलब हो जाता है कि हम हमेशा इसके बारे में सोचें, मॉनेटरी वैल्यूज के बारे में सोच रहे हैं, यानी कैपिटल के बारे में सोचें, क्योंकि जितना हम खर्च करेंगे उसके हिसाब से हमें इनपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इसको पर्टिकुलर रेगुलेट करते रहें। इसको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो हमारा जो मेन मकसद है प्रॉफिट का, ठीक है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। और जब फुलफिल नहीं होगा तो फिर हमारे किसी भी चीज का बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए प्रोडक्शन पॉलिसीज जो होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और प्रोडक्शन पॉलिसीज बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसमें से हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक पॉलिसी को देखना। प्रोडक्शन पॉलिसीज होती हैं जैसे कि उनको कैसे बनाना है, कैसे रॉ मटेरियल होगा, कैसे इंजीनियर होंगे, कैसे क्या होंगे, वो सब हमें ध्यान रखना है। लेकिन जितनी चीजों के बारे में हम सोचते जा रहे हैं उसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि हमारे लिए टू अंडरटेक द बेस्ट एंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन पॉलिसीज को कंसिडर करना है। और इसी प्रोडक्शन पॉलिसी को कंसिडर करने के कारण ही हमें इतना ज्यादा थ्योरी के बारे में समझना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम उसको पहले ऑन पेपर समझ लें, फिर ऑन पेपर समझने के बाद उसको हम फिजिकल रूप पे फुलफिल करा सके। ठीक, टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन बाय कीपिंग इन व्यू ऑफ फ्यूचर ऑब्स्टिकल्स इन कैरिंग प्रोडक्शन ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहां पर अब हमें ध्यान देना है कि हमें अरेंजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन हो। अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन का मतलब हो जाता है कि हमारे प्रोडक्शन में कोई भी कमी ना आने पाए,
यानी कि प्रोडक्शन बीच में रुके ना। और रुकने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन में रुकने के कौन कौन से कारण हैं? पहला, रॉ मटेरियल खराब हो, ठीक है। दूसरा, जो इन्वेंट्री है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इन्वेंट्री होती है कि इन्वेंट्री में सामान ही ना हो, सामान एक बार आउटफ्लो हुआ पर उसको भरा ही नहीं गया। तो जब ये कंडीशन आ जाती है, यानी कि उसको फिल नहीं किया गया है, तो उस केस में हम क्या हो जाता है? उस केस में सिंपल हो जाती है कि भाई अब प्रोडक्शन हमारा, ये जो प्रोडक्शन था हमारा, ये सीधे सीधे क्या आ गया? ये हॉल्ट पे आ गया, यानी कि रुक गया। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री ही नहीं थी, इसीलिए अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन की बात करी गई। तो एडिक्वेट अरेंजमेंट्स होने चाहिए, यानी कि एडिक्वेट अरेंजमेंट्स का मतलब इन्वेंट्री फुलफिल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कि अगर 50 सामान रखा है और 60 रखा है और उसमें से 30 अगर यूज हो गए हैं, ठीक है, तो पीछे से 30 और ऐड भी हो जाएं, ना कि 30 हो गए तो चल रहा है काम, जब खत्म हो गए तब देखा जाएगा, ठीक। तो ये हमारे एडिक्वेट अरेंजमेंट्स हो गए, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी के ऊपर तो पूरा एक स्लाइड है जो मैंने तैयार करी है, उसके बारे में आपको क्वालिटी के बारे में पूरी बात बताऊंगा कि क्वालिटी कंट्रोल कहाँ से हम आती है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है, क्यों उसको लिया जाता है, इंस्पेक्शन कैसे होता है, टेस्टिंग कैसे, क्यों करते हैं, मतलब क्यों बेसिकली करी जाती है, उसके पीछे मोटिव क्या है इन सबको करने का, ठीक है। तो इसमें तो प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंस्पेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्वालिटी को कंट्रोल करता है। और क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ही होता है कि हर स्टेप पर हम ये जांच रहे हैं कि उसकी क्वालिटी हर स्टेप पे सही है कि नहीं, तभी तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। और जब कोई कस्टमर उसको यूज करने लायक हो जाएगा और उसको यूज लगातार करता रहेगा, उसको लगातार आउटपुट मिलता रहेगा, तो वो कहेगा ना कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, तभी करेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल वहां से आता है कि उसको लगातार इंस्पेक्ट हर एक स्टेप पे करते रहें, ठीक है। फिर आता है टू इंश्योर रैपिड टर्नओवर ऑफ प्रोडक्शन बाय मिनिमाइजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ टू इंश्योर रैपिड टर्नओवर ऑफ प्रोडक्शन बाय मिनिमाइजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। मिनिमाइजिंग का मतलब हो गया, मिनिमाइजिंग का मतलब कम करना, इन्वेंट्री कम करना, खत्म नहीं करना, ठीक है। कि अगर मान लो हमारे पास 60 पीसेस पड़े हैं इन्वेंट्री में, ठीक, 60 पीसेस पड़े हैं, हमने क्या किया, 30 निकाल दिए, 30 प्रोडक्शन लाइन में चले गए। अब हमारे पास कितने बचे? 30 आइटम बचे, ठीक है। फिर उसके बाद वो 30 में से भी हमने 20 का इस्तेमाल कर लिया, अब हमारे पास कितने बचे? 10। तो भाई अब हमारे पास स्टॉक में, जो कि स्टॉक की लिमिट है 60 रहने ही चाहिए, ठीक है, जिसमें से अब हमारे पास सिर्फ 10 बचे हैं। अब हमें इनफ्लो कराना पड़ेगा कि भाई बाकी 50 और इनफ्लो कराओ, 50 और लेके आओ, क्योंकि अब क्या है, ये धीरे धीरे प्रोडक्शन में जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये प्रोडक्शन में इंक्लूड हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है? ये प्रोडक्शन में इंक्लूड हो रहा है। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्शन होगा उसमें केवल 10 ही आइटम बचेंगे, यानी कि 10 ही रॉ मटेरियल बचेगा। तो अब हमें 50 को इंक्लूड करना है। तो ये तो मिनिमाइजेशन हो गया, लेकिन ये मिनिमाइजेशन तभी होता है जब हमारा फ्लो बहुत अच्छे से कंटिन्यूअस चलता रहे, यानी कि जो इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो लगातार इस चीज को देखता रहे कि इनफ्लो और आउटफ्लो बना रहे। तो ये होता है टू इंश्योर रैपिड टर्नओवर ऑफ प्रोडक्शन। तो रैपिड टर्नओवर तभी होता है जब ये बैलेंस कंडीशन में रहता है। जब ये बैलेंस रहेगा तभी हमारा ये टर्नओवर ऑफ प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे, ठीक है, बाय मिनिमाइजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स।